नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर धार्मिक आबादी को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि देश में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जन्म दर लगातार घट रही है और 2028 तक तो ऐसा वक्त आ जाएगा जब हिंदुओं और मुसलमानों की जन्म दर बराबर हो जाएगी। उधर दिग्विजय सिंह ने मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या के बहाने हिंदुओं को डराने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है और आरोप लगा दिया है कि दिग्विजय सिंह तो देश को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। इस बीच आपको बता दें कि समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाने पर सिमी के 4 आतंकियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। अब यह पूछा जा रहा है कि क्या जानबूझकर बेवजह हिंदुओं को मुस्लिमों के नाम से डराया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर खुद गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जरिए यह लिखकर क्यों दिया कि देश में हिंदुत्व पर कोई खतरा नहीं है। यह सवाल दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं। वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जिन लोगों को आपने बड़ा आतंकी घोषित किया था, 90 दिनों तक आप उनके खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस चार्जशीट क्यों नहीं पेश कर पाई। तमाम तरह के आरोप हैं और इसको लेकर के बीजेपी ने भी निशाना साधा है और कहा है कि चचा जान यानी कि दिग्विजय सिंह इस देश को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले दिग्विजय सिंह का बयान सुनाते हैं आपको, किस तरह से उन्होंने बताया कि लगातार जो जन्म दर है वो मुसलमानों की घट रही है और 2028 तक ये हिंदू और मुसलमानों की जन्म दर लगभग बराबर हो जाएगी। और इस पर रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा वो भी सुनिए। मुसलमानों की जन्म दर जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से हिंदुओं की जन्म दर नहीं घटी है, लेकिन आज भी मुसलमानों की जन्म दर करीब 2.5 है, 2.7 है और हिंदुओं की 2.3 है। यानी कि परिवार में 2.3 परिवार आ जाता है, उनका 2.7 है। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या की जन्म दर घट रही है, 2028 तक हिंदुओं की और मुसलमानों की जन्म दर बराबर हो जाएगी। दिग्विजय सिंह चचा जान जो है, इनको मुसलमानों की और इस्लामिक कंट्रियों की और मुसलमान विद्वानों की बात ज्यादा भाती है। दिग्विजय सिंह नए जनगणना अधिकारी हुए हैं जो जन्म मृत्यु दर का भी आकलन अब ठीक से करने लगे हैं। इनको दर्द पैदा हो गया कि मुसलमानों की जन्म दर कम होने के कारण उनकी जनसंख्या नियंत्रण हो रही है। अरे दिग्विजय सिंह चचा जान, तुम्हारे शासन और तुम्हारे पूर्वजों के शासन के कारण 40 बच्चे पैदा करके विभाजन के से लेकर आज दिनांक तक लगभग 17 करोड़ से ऊपर की आबादी जो बढ़ी है, इस पर कभी आपने चिंता व्यक्त की है? इस आबादी पर कभी आप बोले हैं? और आप तो चाहते हैं, आपकी और आपकी कांग्रेस की मंसूबे हैं कि हिंदुओं की संख्या कम हो, लेकिन यह संभव नहीं है। इसे लेकर के आरएसएस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार, जरा सुनिए। दिग्विजय इस देश का एक चुटकुला नेता है जिसकी बात को कांग्रेस सीरियसली नहीं लेती है। कांग्रेस उस पर बयान देकर कह देती है ये कांग्रेस का मत नहीं है, इट इज नॉट ए ओपिनियन ऑफ कांग्रेस। तो फिर देश का ओपिनियन तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। इसलिए मैं उसके लिए कहा करता हूँ भगवान उसको सद्बुद्धि दे और वह कांग्रेसी होकर कांग्रेस की बर्बादी ना करे। तो ये तो राजनीतिक बयानबाजी हो गई, लेकिन किस ग्राउंड पर सिमी के 4 संदिग्ध लोगों को आतंकी बनाया गया था, बताया गया था। वाहवाही भी हमारी पुलिस और स्थानीय एसटीएफ वगैरह ने लूटी थी। अब 90 दिनों के बाद उन 4 लोगों के खिलाफ, उन 4 संदिग्धों के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं कर पाई एसटीएफ। इसकी वजह से उन्हें बेल मिल गई है। इस पर आरोपियों के वकील का क्या कहना है, सुनिए। ये सबूत का मामला नहीं है। इधर लिमिटेशन के ग्राउंड पे बेल हुई है कि लिमिटेशन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, इसलिए डिफॉल्ट बेल मिलना जरूरी था।
उसी मुद्दे को लेके लड़े हैं हम कि डिफॉल्ट बेल मिलना चाहिए। डिफॉल्ट बेल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ यस डिफॉल्ट बेल मिलना चाहिए इनके लिए। क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल। हिंदुत्व को नहीं कोई खतरा, गृह मंत्रालय से आई सूचना पर सियासी चर्चा। इस्लामिक देश बनाने की किसकी है ख्वाहिश, हिंदुओं के खिलाफ कौन कर रहा है साजिश। सिमी आतंकियों पर सियासी तीर चलाए तो 90 दिनों में चार्जशीट क्यों नहीं पेश कर पाए। मुस्लिमों के डर पर सियासी घमासान, एमपी में छाए जिन्ना और चचा जान। जी हां, ये तमाम मुद्दे मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त गर्मी पर हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, बहुत अच्छा पैनल हमारे साथ जुड़ा है आज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक आशीष शर्मा जी जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ चेतन भार्गव जी जुड़े हुए हैं, पूर्व सरसंचालक। बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हाजी हारून शेख जुड़े हुए हैं, जमीयत उलेमाए हिंद अध्यक्ष मध्य प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हाजी हारून शेख जी। और साथ ही साथ असलम शेर खान जी जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और तमाम तरह से हम देखते हैं कि वो सामाजिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। सबसे पहले मैं आता हूं असलम शेर खान जी आपके पास, और मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से जानकारियां पिछले 2 दिनों में दिग्विजय सिंह ने साझा की हैं मंच से, चाहे वो मंच हो या ट्विटर का मंच हो, वो एक जानकारी में उन्होंने बाकायदा हवाला दिया है कि किस तरह से मुस्लिमों की जन्म दर जो है वो तेजी से घट रही है और 2028 आते आते हिंदू और मुस्लिमों की जन्म दर लगभग बराबर हो जाएगी। इसको लेकर के जो डेटा उन्होंने दिया, रामेश्वर शर्मा या बीजेपी उस डेटा को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, उस रिपोर्ट को ही। दूसरा, उन्होंने गृह मंत्रालय के सूचना के अधिकार के तहत दिए गए एक पत्र को या एक जानकारी को साझा किया, जिसमें लिख करके पूछा गया था कि क्या हिंदुत्व को देश में कोई खतरा है। तो गृह मंत्रालय ने कहा कि ये बातें काल्पनिक हैं, निराधार हैं, हिंदुत्व को देश में कोई खतरा नहीं है। ये दोनों चीजें जब सामने आती हैं और उसके बाद भी ये कहा जाता है पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि अभी हिंदुत्व को लेकर के बहुत कुछ होना बाकी है और खतरा बना हुआ है, कैसे देखते हैं आप विरोधाभास को? एक जवाब है बेसिकली। जब गृह मंत्रालय ने ये बात कह दी तो ये बात, अब उससे बड़ी कोई जगह तो है नहीं कि होम मिनिस्ट्री अगर ये कहे कि हिंदुओं का कोई खतरा नहीं है, या जो खतरे जैसी बात उठती है उसका उन्होंने ये बात रखी कि नहीं, ऐसा कोई नहीं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी ये कि राजनीति जरूर बहुत तेजी से इस तरफ बढ़ी। कुछ पीछे बीजेपी के जो केंद्र में फुल फ्लैश पावर में बीजेपी आई 2014 से लेकर 2019 तक तो इतना ज्यादा इशू नहीं थे, लेकिन 19 वाले में जब पाकिस्तान के ऊपर वो बालाकोट में अटैक हुआ, उसके बाद जो एक डिबेट उठी कि मतलब इंडिया, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान, ये सब बातों से सियासत का एक स्वरूप बहुत बना, जिससे कि बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। अब सवाल ये होता है कि हर स्टेज पे, हर टाइम पे कोई चीज हो सकती है। अब उसे कंटिन्यूटी करे रखना, उस बात को बढ़ाए रखना, पोलराइज करते रहना, जिंदा रखना हिंदू मुस्लिम के बीच की बात, तो ये सब मुद्दे आ रहे हैं। अब जैसे अब दिग्विजय सिंह जी ने जो, तो ये है ना, दिग्विजय सिंह जी का तो एक ये प्रिय सब्जेक्ट है। इस मामले में वो जरूर आरएसएस को एक तरह से चिमटी तोड़ते हैं जी। और उस पर फिर आरएसएस और सब लोग बीजेपी वाले अटैक करते हैं। ठीक। और मैं समझता हूँ कि वो एंजॉय करते हैं, वो इस बात को इस तरह, मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं कि भाई इससे मुझे कोई नुकसान है या फायदा है। वो एक वरिष्ठ नेता है, वो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता, उनका अपना जो मुकाम है वो बना हुआ है, वो कोई उनका हिट नहीं होता इन बातों से। बीजेपी के सामने जरूर समस्या ये है कि उनको कैसे, अगर उन्होंने जैसे कहते हैं ना शेर की सवारी कर ली है, जब पोलराइज पॉलिटिक्स की सवारी कर ली है तो उन्हें पोलराइज बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत कुछ मतलब इस किस्म की कोशिश हर बार करते रहना पड़ती है। ठीक। आशीष जी, क्या आप वाकई में असलम शेर खान जी कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण से ही बीजेपी की सियासत चलती है और इसीलिए जब कुछ सब कुछ ठीक है और ऑन रिकॉर्ड ठीक नजर आ रहा है, गृह मंत्रालय कह रहा है कुछ नहीं है, लिख करके जब देते हैं तो क्योंकि ऑन रिकॉर्ड देना होता है तो कुछ और देते हैं, और जब बोलना होता है तो हिंदुत्व को खतरा बता दिया जाता है। गृह मंत्री के बयान और गृह मंत्रालय के बयानों में यह अंतर क्यों है सर?
देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। आपने देखा होगा किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने इतने वर्षों तक की। कांग्रेस के कई अधिवेशनों में वंदे मातरम इसलिए नहीं गाया गया क्योंकि कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं ने वंदे मातरम का बहिष्कार किया। इसके प्रमाण है। जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति और समाज में बांट कर चुनाव लड़ना नहीं चाहती, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है और इस तरह की घटनाओं पर कुछ लोग सियासत करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को निश्चित है कि उन वर्गों के पक्ष में आकर खड़ा होना पड़ता है जो कहीं न कहीं इस देश की अस्मिता के लिए और इस देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए, भारत माता के अस्तित्व के लिए खड़े होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है और जहां कहीं भी राष्ट्रवाद को चुनौती दी जाती है, जिन तत्वों को भी द्वारा, वहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। वो कोई भी हो सकता है, वो किसी एक जाति, एक वर्ग, एक संप्रदाय विशेष का व्यक्ति नहीं है, लेकिन जहां भी राष्ट्रीय मान बिंदुओं को चुनौती दी जाती है, वहां भाजपा खड़ी होती है। ठीक है। और इसलिए जो इस तरह के तत्व हैं उनको तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की बात करती है तो। लेकिन आशीष जी, सवाल यह है कि सिमी के 4 आतंकी हमने पकड़े, कहा कि ये फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे थे, हमने इनका सफाया कर दिया था, और 90 दिन हो गए सर, चार्जशीट तक पेश नहीं की, उन्हें डिफॉल्ट जमानत मिल गई। उस टाइम तो ढिंडोरा पीटा गया तमाम जगह कि हमने एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी है, बड़े नेटवर्क को मध्य प्रदेश किया है। क्या 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 वजह रही इसकी? मध्य प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में सिमी का नेटवर्क ध्वस्त करने का काम हमारी पुलिस ने और सरकार ने किया है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले साल, 2 साल से, 3 साल से कोई बड़ी घटना सिमी के माध्यम से हमको भारतवर्ष में देखने के लिए नहीं मिली। जहां तक बात है कि उन्हें जिस ग्राउंड्स पर बेल सुप्रीम कोर्ट से मिली है, वो ये है कि निर्धारित समय अवधि में चार्जशीट पेश नहीं कर पाए। अब चार्जशीट पेश नहीं करने के पीछे पुलिस, इसका जो STF है, वो जवाब दे सकती है कि चार्जशीट में विलंब क्यों हुआ, लेकिन चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। चार्जशीट जैसी फाइल होगी, कहीं न कहीं मामला तो वापस उस पे आ ही जाएगा, प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। चार्जशीट डिले होने के कारण उनको बेल मिली है, सबूतों के आधार पर बेल नहीं मिली है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। अच्छा, ठीक है। तो ये कार्रवाई, आपको लगता नहीं कि सबूत थे लेकिन चार्जशीट में डिले हो गया, और ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं था कि 90 दिनों में इसमें चार्जशीट दाखिल होनी थी। खैर, हाजी हारून शेख जी, आपके पास आता हूं। हाजी जी, मैं जब भी देखता हूं कि पाकिस्तान में कुछ होता है तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम, तालिबान अफगानिस्तान में कुछ हुआ तो फिर से हम मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की चीजें देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि वक्त वक्त पर इस मुद्दे को उछालते रहने में सियासी दलों का फायदा होता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस? क्योंकि अभी इस तरह की चीज की कोई बात होनी नहीं थी, कोई मौजू नहीं था इसका, जिसका जिक्र अब हम लोगों को करना पड़ रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो बेवजह मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान जब आ जाते हैं उतरकर, तो इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो मैं ये यहाँ चाहूँगा कहना कि अभी रामेश्वर साहब का बयान सुना और वो कह रहे हैं कि 4 बीवी और 40 बच्चे। तो मैं रामेश्वर शर्मा साहब को चैलेंज करता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में एक आदमी भी 4 बीवी वाला मुझे बता दें और जिसके 40 बच्चे हों, तो मैं उनको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये खामखा माहौल खराब करने की बातें करते हैं। इस्लाम में 4 बीवी की इजाजत दी गई है, हुक्म नहीं दिया गया है। अगर आप भारत सरकार सर्वे करा ले तो पता चलेगा कि जिन लोगों में 1 बीवी की इजाजत है, एक से दूसरी की इजाजत नहीं है, उनकी यहाँ 2 बीवियां आपको मिल जाएंगी, ज्यादा मिल जाएंगी। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुसलमानों का सर्वे कराया जाए। ये खामखा माहौल खराब करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। 800 साल तक यहाँ मुस्लिम राजाओं की हुकूमत रही, यहाँ कोई खतरा नहीं हुआ, कोई हिंदू अकलियत में नहीं आए, मुसलमान कम थे, कम ही रहे। कैसी बातें करके माहौल खराब किया जा रहा है, बहुत अफसोस की बात है। राजनीति करो भाई, और बहुत मुद्दे मौजूद है, ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है? मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे मुल्क के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है किसी की बीवी मर गई हो, कर ली हो, वो मतलब अलग बात है, लेकिन बैक एक बीवी जो है 4 बीवी लाकर मुझे बता दे, झूठ बोलते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि 4 बीवी और 40 बच्चे का एक कैच लाएं, मैं जिंदगी भर की उनकी गुलामी लिखने के लिए तैयार हूँ। क्यों झूठ भरकर माहौल खराब करते हैं? बड़े अफसोस की बात है, सद अफसोस की बात है। मुल्क बहुत प्यारा है, यहाँ प्यारे लोग रहते हैं, मुल्क की अक्सरियत
प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहती है, सद्भावना के साथ रहना चाहती है। और मेरा मिशन है कि रात दिन मैं सद्भावना के लिए काम करता हूँ। हमारी संस्था जमीयत उलमा हिंद आज़ादी की लड़ाई में प्रमुख संस्था थी। हमने पाकिस्तान बनने की मुखालिफत की, हमने भारत विभाजन की मुखालिफत की। हम वन नेशन थ्योरी के जनक हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी बरसों जेल में रहे। अरे ये लोग जेल में नहीं गए, इनकी कोई कुर्बानियां नहीं है। आज सत्ता किसी वजह से मिल गई तो वो उसी बुनियाद पे अपनी बुनियादों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारा देश सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। और यहाँ प्यार के साथ सब रहते आए और इंशाल्लाह रहेंगे। ठीक है हाजी जी, मैं आता हूं चेतन भार्गव जी के पास, संघ के पूर्व प्रचारक रहे हैं। चेतन जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता था। एक बात और कह दूं। जी बोलिए हाजी साहब, बोलिए। अब भी है वो तो शांति का नहीं, अब भी मध्य प्रदेश अब भी शांति का टापू है। और ये जो सिम्मी की बात की जा रही है भाई साहब, इसमें तो 7 साल हो गए हैं। 7 साल में बेचारे सोलापुर का केस है ये, और सोलापुर की फैमिलियां भटकती रहती हैं, परेशान होती रहती हैं। वो जो मेरी मालूमात है वो बता रहा हूँ, कोई कसूर नहीं है। टाइप की दुकान पे कोई आई कार्ड बना दिया था बेचारों ने। काहे के आतंकवादी गरीब लोग हैं, रोटी खाने को पैसे नहीं है, गरीब लोग हैं। 7 साल हो गए, 3 महीने की बात नहीं है, 7 साल में कोई चार्जशीट पेश नहीं हुई। ये हाल है। ठीक है। ये इस तरह वो जमानत आज हो गई उनकी, और इंशाल्लाह वो जेल से बरी भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि यहीं की अदालत से बरी होंगे। और मुल्क भर में हमने देखा है कि जहां बेगुनाहों को पकड़ा जाता है, अदालत से सब बरी हो जाते हैं। ठीक है चेतन भार्गव जी, आपके पास आता हूं। मैं जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सिमी का एक बड़ा नेटवर्क यहां पर ध्वस्त करने की बात कही गई। फिर कहा गया सब कुछ ठीक हो गया है, फिर अचानक से सिमी का एक्टिवेशन, SDFI का एक्टिवेशन, फिर वहां इंदौर में हम देखते हैं किस तरह से तनाव बनाने की कोशिश हुई, जो भी वजह उसकी रही हो। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मध्य प्रदेश में कोई साजिश हो रही है जिसकी वजह से ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं? देखिए, जो मुल्ला जी अभी बोल रहे हैं, आवाज आ रही है क्या मेरी? आप बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। चेतन जी आप प्लीज बोलिए। जो मुल्ला जी ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, मध्य प्रदेश यदि शांति का टापू होता तो हाँ हाजी मुल्ला जी नहीं बोलते। हाजी मोहम्मद हारून जी, आप भी सुन लीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसको बोलो, मेरा नाम हाजी मोहम्मद हारून है। ना बोला हाजी जी, हाजी हारून जी, तो आप हाजी हारून जी वो नाराज मत होइए, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने नाम ठीक कर दिया। बोरा मुसलमान और क्या आप अलग अलग है क्या? आप अपने आप में, आपके अंदर ही समन्वय नहीं है ना। ठीक है, खुद में प्रेम भाव नहीं है। आप अलग कर रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं। चेतन जी बात करते हैं मुसलमानों, पहले अपने अंदर एकता, अपने अंदर संगठन बना लो। ना चेतन जी हम अपने विषय पर आते हैं ना, प्लीज विषय पर बताइए सर, आप कुछ कह रहे हैं। आप कर लीजिए। मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है चेतन जी, आप प्लीज सब्जेक्ट पर आइए। हमारे तो बहुत संगठन है जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। चेतन जी भावना रखने वाले हम हिंदू लोग हैं जी। चेतन जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ मध्य प्रदेश में साजिश हो रही है हिंदुओं के खिलाफ? इसमें पहले आप अपना संगठन कर लो आपस में ना। ठीक है चेतन जी, क्या कोई साजिश हो रही है हिंदुओं के खिलाफ आपको लगता है? साजिश हिंदुओं के साथ साजिश हो रही है। यदि हाँ साजिश हुई है। आपने उज्जैन के अंदर देखा, उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर, संगठन के कार्यकर्ताओं पर मुस्लिम बस्तियों से पत्थरबाजी हुई, आप सबको पता है। अभी उज्जैन के अंदर फिर एक और घटना घटी, उज्जैन के अंदर फिर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। आपने इंदौर के अंदर देखा, 15 अगस्त के दिन एक बच्ची ने सिर्फ जय जय श्री राम के नारे, भारत माता की जय बोली। पूरे वहाँ पर जितने मुस्लिम लड़के खड़े थे उन्होंने उसका विरोध किया, उसको मंच से उतार के नीचे गिरा दिया। एक बहुत बड़ा आंदोलन इंदौर के अंदर हुआ। देखिए, हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारा संगठन है, मैं संघ का पूर्व प्रचारक रहा हूँ, हम तो सबको गले लगाने के लिए तैयार हैं। हमेशा अजान के साथ हम मंदिर की घंटी के साथ अजान सुनने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन ये लोग अजान के साथ मंदिर की घंटी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। हमने हमेशा मंदिर के अंदर से गीत गाया है कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। आप बताइए किसी मस्जिद के अंदर से गीत आया कि मस्जिद के अंदर मुसलमानों ने, मुल्लाओं ने गीत गाया हो कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान? हम तो मुसलमानों को भी गले लगाने के लिए तैयार है। हमने यही कहा है कि हमको ना मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई वेर नहीं,
10 के 10 हैं गुरु पूजनीय, अपने तो हैं कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास फले, गिरजाघर में हो बाइबल पाठ, मस्जिद में इनकी पाक नमाज चले। इससे ना हमको एतराज, इससे ना कोई गम होगा, लेकिन गद्दारों के इस भारत में जो भी कुछ होगा कम होगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिसे इस देश से प्यार नहीं उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। हम तो अधिकार की बात करते हैं, सब एक साथ रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है, चरखी दादरी में मुसलमान लोग मरे थे, हवाई जहाज केरस में था, संघ के कार्यकर्ताओं ने इनका अंतिम संस्कार किया। मोरनी की बाढ़ आई थी, इनका अंतिम संस्कार संघ के लोगों ने किया था, पूरे मुसलमानों का। चेतन जी, मैं आता हूं आपके पास। विदिशा के अंदर रोजा खुलवाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, पूरे मुसलमानों को भोजन करा के रोजा खुलवाया। शांति का टापू तो हम बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग शांति का टापू मध्य प्रदेश को नहीं बनने देना चाहते। असलम जी, ठीक है, मैं असलम शेर खान जी के पास आता हूं। ठीक है, असलम शेर खान जी के पास आता हूं। असलम शेर खान जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब सभी चाहते हैं, हिंदू भी चाहते हैं, मुस्लिम भी चाहते हैं कि हम एका से रहें और रह भी रहें, कोई दिक्कत नहीं, इतने सालों से मध्य प्रदेश बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है, और मैं तो खुद मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मुझे तो किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर ये बार बार फिजा बिगड़ती क्यों है सर? कौन है इसके पीछे? अब देखिए, फिजा तो इसलिए बिगड़ रही है कि बिगाड़ी जाती है, लेकिन मेरा आज भी मानना है कि कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए जहां इस मुद्दे को लेकर हालात में परिवर्तन आ जाता है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है। उसमें जैसे कि अब इन्होंने उज्जैन का नाम लिया, भोपाल एक जगह हो सकती है, बुरहानपुर, खंडवा एक जगह हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर अब बहुत बड़ा प्रेशर ये है कि उनको पावर में कैसे बने रहना है। देखिए, मेरा फंडामेंटल मानना है कि पावर में के लिए कुछ ठीक करने की जरूरत है, ईमानदारी से सरकार को चलाने की। ईमानदारी से सरकार को चलाने के लिए आम आदमी के लिए जो वादे किए जाते हैं उसको आपको निभाना चाहिए। नहीं निभा सकते तो कम से कम उसके बारे में कहना चाहिए कि हम ये नहीं इसलिए कर पा रहे हैं। तो अब ये क्योंकि डबल बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि सब टोटल डेवलपमेंट के ऊपर बात के ऊपर करते हैं। दो चीजें हैं, ये अच्छी देख रहा हूँ कि भाजपा के सामने, और मेरी तो पूरी इनके लिए गुड लक है, मेरी ऑल गुड विशेज है आरएसएस बीजेपी को, कि बेहतर होगा कि जितना भी हिंदुत्व पे आप बात करके वोट लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली कोविड महामारी के बाद इस देश का क्या पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया है। ये गलतफहमी में कोई नहीं रहे कि कोविड महामारी ने इस पूरे संसार को झंझोड़ के रख दिया है। ठीक है, जिस वक्त लोग अस्पतालों में जा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ठीक है सर, तो आप ये देखिए कि हमारे सामने जो चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चैलेंज है, बेसिकली बड़ा चैलेंज है, और उसको वो उस डेफिसिट को कवर करने के लिए वो हिंदू प्लेंग को ज्यादा पावर और जोर से उठा रहा है। ठीक, बड़ी बात कही आपने। मतलब ये उनका प्रोग्रेटिव है। असलम शेर खान ने बड़ी बात कही। आशीष जी, क्या फेलियर्स को ढांकने के लिए ये जो भावनात्मक मुद्दे हैं इन्हें उछाला जा रहा है जानबूझ करके, और मौके तलाशे जा रहे हैं? हालांकि ये अलग बात है, ये दीगर बात है कि मौके कांग्रेस की तरफ से मिल भी रहे हैं, लेकिन क्या जानबूझ करके टू दी पॉइंट उन्हीं चीजों को उछालने की कोशिश हो रही है, उन्हीं चीजों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश हो रही है? देखिए, भारत एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राष्ट्र है, और यदि इसके मान बिंदुओं से, इसकी संस्कृति से कोई भी तत्व छेड़छाड़ करेगा तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर खड़ी होगी। जहां तक बात है, देश में जब पहली जनगणना 1951 में हुई थी, उस समय हिंदुओं की आबादी 84% और कुछ थी, और मुस्लिमों की आबादी 9% थी। लेकिन 2011 की जो जनगणना आई है हमारे पास, उसमें हिंदुओं की आबादी 5% कम हुई है, और इसकी तुलना में मुस्लिमों की आबादी 6% बची है। मैं मौलाना साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं, कई सारे ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनके 10-10 बच्चे हैं। अगर मुस्लिम समाज के जो उलेमा हैं, जो मौलाना हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो मुस्लिम समाज को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते? सरकार परिवार नियोजन पर इतना खर्च करती है, बड़े-बड़े कैंप लगते हैं। आशीष जी, केंद्र में आपकी सरकार है, आशीष जी, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, नियम बना दीजिए ना सर। उधर भी फिर पॉलिटिकली आप अपना फायदा नुकसान देखने लगते हैं। अगर इतनी अच्छी, ये बात सही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा, जनसंख्या
हाँ बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। ये देश की जनता के अंदर से मांग उठ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, लेकिन समाज को शिक्षित करने का काम तो समाज के बुद्धिजीवी लोगों का ही है ना। बड़ा परिवार किसके लिए अच्छा है, और बड़ा परिवार आप कर रहे हैं तो उससे देश को कितना तकलीफ हो रही है, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। और ये समाज को समझाने का काम समाज के प्रमुख लोग कर सकते हैं। लेकिन आशीष जी, दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं ना कि बहुत तेजी से घट रही है वृद्धि दर। आशीष जी, दिग्विजय सिंह ने तो एक रिपोर्ट का हवाला दिया है और कहा है कि बहुत तेजी से वृद्धि दर घट रही है। दिग्विजय सिंह जी इसके पहले भी कई सारी रिपोर्ट्स लेकर आए, लेकिन उसकी सत्यता समाज को पता है, उसकी सत्यता देश को पता है, उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। उन्होंने इससे पहले भी कई सारे भ्रामक आंकड़े समाज के सामने, देश के सामने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन क्या असर हुआ उन आंकड़ों का, ये देश अच्छी तरह जानता है। ठीक है, हाजी हारून साहब आपके पास आता हूं। हाजी हारून साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में वक्त आ गया है जब मुस्लिमों को अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियों को देखना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत क्या देश में है, और अगर है तो क्या उसका स्वागत मुस्लिम समाज करेगा, या आपको लगता है ये व्यक्तिगत चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, और इसे वो आजादी हर इंसान के पास होनी चाहिए? देखिए, ये लोग मुद्दे को उछालते हैं लेकिन सही काम नहीं करते। जैसे अभी आपने बात कही कि जनसंख्या नियंत्रण करना है तो नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, हम उसका स्वागत करेंगे, बनाए ना। बात आती है, बात की जाती गौ माता की, और जब मैं मांग करता हूं कि गौ माता को जो दूध निकाल कर बेच देता है उसको सजा मिलनी चाहिए, तो कोई कानून नहीं बनाते। गौ हत्या करता है तो कानून बनाते हैं, लेकिन गौ माता को जो पूरा दूध पी लेता है वो बेच देता है, उसका कानून नहीं बनाते। और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत गोवा में है, वहां गौ हत्या खुलेआम होती है, वहां कोई कानून नहीं बनता। आप कानून बनाइए ना पूरे मुल्क के लिए। मैंने मांग की है, अभी यूपी का हाई कोर्ट का फैसला आया था गाय के बारे में, तो मैंने उसका समर्थन किया कि हम उसका समर्थन करते हैं, और उसमें साथ में ये भी कहा कि खाली गाय की हत्या पे नहीं, जो बूढ़ी गाय को बेचते हैं उस पर कानून बनाइए, उसको सजाए मौत दीजिए, और पूरे मुल्क के लिए आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर, हर जगह आप कानून बनाइए। मुझे याद है कि बीजेपी शासित राज्यों के लोगों ने ही मना कर दिया था, तो वैसा करते हैं, लेकिन आप गोवा में आपका जी बिल्कुल, तो जी यही तो हम कह रहे हैं ना, ये बात करते हैं ना, किस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ मोहन भागवत साहब एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि भारत में रहने वाले सारे हिंदू मुसलमान सब एक हैं, और वो कहते हैं कि सारे लोग हिंदू हैं। तो जब सारे हिंदू हैं तो किसी एक हिंदू के बढ़ने से क्या तकलीफ हो रही है? अगर वो भी हिंदू हैं और ये भी हिंदू हैं तो फिर तकलीफ किस बात की, इनसे पूछो ना। ठीक है सर, चलिए अगर मुसलमान थोड़े से ज्यादा हो गए या थोड़े से कम हो गए तो क्या तकलीफ हो गई? ठीक है हाजी हारून, देश के प्रेम से कमी हो जाएगी? सब प्रेम करते हैं हम देश से, हमारा देश सर्वोपरि है। ठीक है हाजी हारून जी, वक्त कम है, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि कुछ मुद्दे वाकई में ऐसे हैं जिन पर विचार होना चाहिए और बड़े फैसले भी होना चाहिए, लेकिन वो सुविधा के अनुसार सियासत कब करेगी ये तय करना मुश्किल है। और कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विवाद है, जो सुविधा के अनुसार, वक्त के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार उछाल दिए जाते हैं और फिर उन्हें ठंडे बस्ते में रख लिया जाता है, ताकि वक्त आने पर एक बार फिर उनका इस्तेमाल किया जा सके। मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सियासी तौर पर भले ही हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का हर एक शख्स जानता है कि यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों सौहार्द से रहते हैं। चाहे भोपाल हो या इंदौर, उज्जैन हो या बुरहानपुर, हर जगह गंगा जमनी तहजीब का नजारा दिखता है, और जरूर यह दिखता भी रहेगा। हमारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आशीष शर्मा जी आपका शुक्रिया, चेतन भार्गव जी आपका शुक्रिया, हाजी हारून शेख जी आपका शुक्रिया, और असलम शेर खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। माफी चाहूंगा ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।